बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफत गजीदा, सनसनी, तजस्सुस और सस्पेंस से भरपूर एक अछूता नावल। मुसन्निफ अमजद रईस। साउमी बाउल ने नॉब पर हाथ रखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो मिस्टर स्लेयर के ऑफिस में था। वो स्लेयर की डेस्क के करीब खामोशी से इस्तादा हो गया। दोनों को मालूम था कि क्या बात होने जा रही है। स्लेयर के लिए ये एक मुश्किल खड़ी थी, लेकिन सामी के लिए नहीं। वो तो अरसे से इस काम का मुंतजिर था। स्लेयर अपना जाती कानून नाफिज करने के लिए 35 साल से सैमी पर इन्हिसार करता आया था। दोनों की उम्रों में 10 साल का फर्क था। तमाम बरसों के दौरान गैर कानूनी कारोबार फैलता रहा। स्लेयर के लिए काम करने वाले आए भी और गए भी। जाने का हमेशा एक ही रास्ता होता था। ताहम सैमी की वफादारी और पोजीशन हमेशा मुस्तहकम रही। दोनों को यकीन था कि पॉइंटर हमेशा की तरह अपना काम खुश असलूबी से निपटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। खुद स्लेयर के लिए एक हैरतअंगेज हकीकत थी। पॉइंटर एक बच्चे को काबू में करने में नाकाम रहा था। ये चीज पॉइंटर के साबका रिकॉर्ड के बरखिलाफ थी। उसके रिकॉर्ड की वजह से ही स्लेयर ने पॉइंटर को दूसरा मौका दिया था, जबकि दूसरा मौका फराहम करने का वो कायल नहीं था। पॉइंटर उसका एक कीमती मोहरा था। स्लेयर को जो चीज सबसे ज्यादा बदनुमा नजर आ रही थी, वो पॉइंटर के हाथों 2 पुलिस वालों की हलाकत थी। ये हलाकतें स्लेयर के गैरकानूनी कारोबार के लिए नए खतरात खड़ी कर सकती थी। क्या तुम समझ रहे हो कि आज की मुलाकात का क्या मकसद है? स्लेयर ने सैमी को बैठने का इशारा किया। बिल्कुल जनाब, सैमी ने निशेष संभालते हुए जवाब दिया। हमें पॉइंटर को रोकना होगा। स्लेयर ने इस्बात में सर हिला दिया। मतलब उसे महदूद कर दिया जाए? नहीं जनाब, पुलिस हलाकतों के पीछे नौथन नहीं, बल्कि किसी और का हाथ है। जैसे ये बात खुलेगी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, सैमी ने कहा। फिर? स्लेयर ने पूछा। हमें पॉइंटर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सैमी ने जवाब दिया। भारी रकम है, क्या हम रकम को भूल जाएं? स्लेयर बोला। सैमी ने रुककर जवाब दिया। रकम को भूलना ही बेहतर है। इतना मामूली काम था जो कि शुरू से ही खराब होता जा रहा है और मजीद खराब होता नजर आ रहा है। बेहतर है कि हम पहली फुर्सत में फुल स्टॉप लगाकर आर्जी तौर पर सरगर्मियां मुअत्तल कर दें। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, सैमी ने कहा। स्लेयर खामोश रहा। पेशानी पर शिकने उभर आई। नौथन को कैश करने का मंसूबा भी पॉइंटर ही लाया था, सैमी ने मजीद कहा। हों, स्लेयर ने हंकारा भरा। ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मैंने पॉइंटर को बात करने के लिए बुलाया है, स्लेयर बोला। यस सर, सैमी खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर एलेक्स के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 10 साल थी। वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा था, बल्कि इस बिल्डिंग में भी सबसे कम उम्र था। बर्नी इसका वफादार साथी था, जो 6 महीने कबल उसे एक गली में मिला था, जब से दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे। उनके अड़ोस पड़ोस में दंगा फसाद और फायरिंग आम थी। कम से कम 2 मरतबा एलेक्स फसाद की जद में आकर जख्मी हुआ था। बर्नी का साथ मिलने पर एलेक्स खुद को ज्यादा महफूज ख्याल करता था। वो इन लड़कों में से था जो स्कूल का नागा नहीं करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि एलेक्स को पढ़ाई से दिलचस्पी थी। स्कूल में एसी की ठंडक थी, अच्छा खाना मिलता था, दोस्तों के साथ खेलकूद के मौके थे। स्कूल से हटकर उसका ज्यादा वक्त खाने में गुजरता था। बर्नी भी साथ होता था। इस रोज भी दोनों साथ थे। बर्नी सीढ़ियां उतरते उतरते रुक गया। पलटकर एलेक्स को देखा। एलेक्स उसके पीछे था। बर्नी एक बार फिर रुक गया। इस मरतबा उसके हलक से खौफनाक गुर्राहट बुलंद हुई। एलेक्स चौंका। मान उसने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। कौन है वहां? कौन है? बाहर आओ, वरना मेरा कुत्ता तुम्हें फाड़ डालेगा, एलेक्स ने धमकी दी। खामोशी, सकूत, सिर्फ बर्नी की धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। एलेक्स और बर्नी आहिस्ता आहिस्ता तहखाने के गंदे फर्श तक पहुंच गए। चंद डब्बे गिरे और उनके उकुब में से एक सफेद फाम लड़के का चेहरा नमूदार हुआ। नौथन को पहचानने में एलेक्स ने 5 सेकंड लिए। तुम नौथन हो? एलेक्स ने कहा। नौथन इस्बात में सर हिलाकर रह गया। यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स ने पूछा। मुझे पुलिस ढूंढ रही है, नौथन ने कहा। एलेक्स कुछ देर बगौर नौथन के खौफजदा चेहरे को देखता रहा, फिर घुटनों के बल बैठकर बर्नी का गुस्सा ठंडा करने लगा। तुमने मुझे कैसे पहचाना? नौथन ने सवाल किया। तुम्हें कौन नहीं जानता? इतनी उम्र में तुमने ठीक ठाक शोहरत कमा ली है।
पुलिस वालों को मारकर तुमने बड़ी गलती की है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एलेक्स बोला। मैंने किसी को भी नहीं मारा। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को मारा, उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, नॉर्थन ने कहा। अच्छा, तो फिर दूसरे पुलिस वाले को किसने मारा? एलेक्स ने कहा, और नॉर्थन की आंखें फैल गईं। दूसरा पुलिस वाला? क्या मतलब? वहां तो और कोई भी नहीं था, नॉर्थन ने कहा। एलेक्स ने नॉर्थन को तफसील बताई। नॉर्थन का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वो लोग इन दोनों के कत्ल का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, नॉर्थन ने कहा, और एलेक्स ने असबात में सर हिला दिया। कुत्ता खामोश हो गया। वो दोनों भी काफी देर तक खामोश रहे। अब तुम क्या करोगे? बिलाखिर एलेक्स ने सवाल किया। मुझे नहीं पता। और तुम क्या करोगे? नॉर्थन ने यासियत से कहा, और उसने फिर एलेक्स से पूछा था, अगर तुम्हारा इशारा पुलिस की तरफ है तो पुलिस को इत्तला देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, एलेक्स ने जवाब दिया। नॉर्थन ने सोचा कि अब क्या बात करें। फिर वो बोला, क्या मैं यहाँ एक दिन के लिए छुप सकता हूँ? एलेक्स ने बिला तौक़ुफ़ इतनी आसानी से जवाब दिया जैसे वो पहले से इस सवाल की तवक्को कर रहा हो। क्यों नहीं, जरूर। तुम पुलिस को क्यों नहीं बताओगे? नॉर्थन ने मशकूर नजरों से सवाल किया। मैं इतना छोटा भी नहीं रहा। जिंदगी की तलखियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, एलेक्स ने फलसफा बिगाड़ा। मैं नहीं समझता कि तुम जैसा नाजुक लड़का निहत्ता और कैद में होते हुए भी दो पुलिस ऑफिसर्स को मार सकता है। एलेक्स ने बर्नी के बालों भरी गर्दन सहलाई। नॉर्थन ने ठंडी सांस भरी और खामोश रहा। तुम भूखे हो, नॉर्थन ने सर हिला दिया। मैं कुछ करता हूं। यहां मैंने चंद खेल और एक छोटा टीवी रखा हुआ है। पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। मैं ऊपर छठी मंजिल पर रहता हूं, एलेक्स ने कहा। क्या वक्त हुआ है? नॉर्थन ने पूछा। मैं यहाँ आया तो इस वक्त 8:15 हो रहे थे। क्यों? एलेक्स ने पूछा। मुझे 10 बजे एक फोन करना है, नॉर्थन ने दरख्वास्त की। मैं कोशिश करूंगा, एलेक्स ने वादा किया। मैं बर्नी को छोड़े जा रहा हूँ। इससे बातें करो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। कोई आए तो छुप जाना, बर्नी किसी को नीचे तहखाने में नहीं आने देगा, एलेक्स ने कहा। एलेक्स चंद मिनट बर्नी से बातें करने के बाद रुखसत होने लगा। नॉर्थन की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। बहादुर बनो यार, सब ठीक हो जाएगा, एलेक्स ने नॉर्थन का शाना थपथपाया। मैं फोन लाकर यहाँ प्लग इन कर दूंगा, माँ बाप घर पर नहीं है, एलेक्स ने कहा। जब माइकल काउंटी शेरिफ के ऑफिस में पहुंचा तो वहां मीडिया सर्कस का समा था। हॉल में पहली मुलाकात ही पेट्रोली से हो गई। माइकल उससे मिलना नहीं चाहता था। उसने कतरा कर निकलना चाहा, लेकिन पेट्रोली की नजर पड़ गई। लेफ्टिनेंट माइकल, पेट्रोली ने भरपूर एतमाद से पुकारा। उसकी आवाज में तहकम का तासुर मौजूद था। माइकल ने गहरी सांस लेकर पेट्रोली की जानिब पेशकदमी की। ये सुराग रसा लेफ्टिनेंट वॉर्न माइकल हैं। पेट्रोली ने दूसरे अफसरान से माइकल का तारुफ कराया। नॉर्थन को पकड़ने के सिलसिले में ये आप लोगों की मदद करने आए हैं, पेट्रोली ने कहा। क्या हम इसे ग्रीन सिग्नल समझें कि जरूरत पड़ने पर लड़के को खत्म कर देना है? एक डिप्टी ने सवाल किया। मेरा मतलब है कि वो बच्चा और मैं अपना बकिया कैरियर कोर्ट रूम में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए नहीं गुजार सकता। वहां मौजूद मुख्तसर हजूम की भिनभिनाहट तेज हो गई। पेट्रोली तैयार था। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि वो बच्चा नहीं है, उसे बालिग समझो। वो एक वहशी कातिल है जिसने 2 खानदानों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि उसे ग्रीन लाइट समझो। जरूरत पड़ने पर तुम लोग उसे बिला दरेख गोली भी मार सकते हो, पेट्रोली कह रहा था। माइकल पेट्रोली की खुदगर्जी और शकावत पर बदमजा हो गया। अब जाओ, इसे ऑर्डर समझो, पेट्रोली ने इत्मीनान से कहा। मिस्टर पेट्रोली, तुम बच्चे के लिए डेथ वारंट इशू कर रहे हो। तुम कोर्ट ऑफिसर हो। तुम ये इख्तियार नहीं रखते कि तुम नॉर्थन को खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दो। माइकल ने शेरिफ मर्फी की जानिब देखा। पेट्रोली बरहम दिखाई दिया। हमें ये काम खत्म करना है। वो खतरा बनता जा रहा है। अगर वो मारा जाता है तो इसका जिम्मेदार भी वो खुद है। मुझे और कुछ नहीं कहना, पेट्रोली ने कहा। माइकल जानता था कि पेट्रोली से बहस करना बेमायने है। हालात ने जो रुख इख्तियार किया था वो पेट्रोली के मौकिफ के लिए कारामद था। चुनांचे उसने शेरिफ मर्फी की जानिब तवज्जो मबजूल की। शेरिफ, यूं लगता है कि तुम्हारे आदमी एक 12 साल बच्चे को खत्म करने जा रहे हैं, माइकल ने कहा। देखो माइकल, शेरिफ ने सब्र का मुजाहिरा किया। मेरे आदमियों को पता है कि क्या करना है। वो जिंदा हाथ आ गया तो ठीक है, अगर खतरा बना तो मजबूरन हमें उसे मारना पड़ेगा, शेरिफ बोला। ये इतना सादा नहीं है। अगर तुम्हारे आदमियों को पता है कि क्या करना है तो इस वक्त उन्होंने क्या किया जब नॉर्थन तन्हा कैद था? ना वो इसे कैद में रख सके बल्कि खुद ही मारे गए। अभी ये भी नहीं पता कि दर हकीकत हुआ क्या था, माइकल ने कहा। हाँ, ये इतना ही सादा है। शेरिफ को गुस्सा आ गया।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ और मुझे डिपार्टमेंट कैसे चलाना है। मेरे 2 डिप्टी मारे गए हैं, यह मेरा केस बन गया है। ये पोलराइड्स देखो और मुझे अपना काम करने दो। शेरिफ ने फिल्म माइकल के सुपुर्द कर दी। पेट्रोली शेरिफ के पीछे बाहर निकल गया। ना चाहते हुए भी पॉइंटर ने स्लेयर को फोन करना था। वो प्रोफेशनल हिटमैन था, पेशावर कातिल। उसके पेशे का तकाजा था कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करे। सैमी ने फोन उठाया और स्लेयर को दे दिया। क्या खबरों में सब कुछ सच चल रहा है? क्या नॉर्थन फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया है? पुलिस एहलकार को किसने मारा? स्लेयर ने एक ही सांस में कई सवालात कर डाले थे। मैं माजरत ख्वाह हूं मिस्टर स्लेयर, पॉइंटर ने वजाहत करना चाहिए। उसे हैरत हुई कि इसकी आवाज में कमजोरी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा। अपना मुंह बंद रखो, स्लेयर ने हुक्म दिया। मैं मजीद कोई वजाहत सुनने के मूड में नहीं हूं। क्या तुम नहीं समझ रहे कि तुमने सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है? मेरी पोजीशन खराब कर दी, स्लेयर बोला। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, पॉइंटर ने कहा। बकवास बंद करो, स्लेयर मुश्ताल हो गया था। तुम क्या सोचते हो, मुझे परवाह नहीं है? मुझे रिजल्ट से मतलब है और तुमने मेरा सर झुका दिया है। अब गौर से सुनो, लड़के को उसके हाल पर छोड़ दो, वापस आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे, स्लेयर ने कहा। पॉइंटर का तनफ्फुस गैर मुतवाजन हो गया। मार्क बेली का क्या होगा? क्या मैं उसे? पॉइंटर ने कहना चाहा। मार्क को हम संभाल लेंगे। 5 बजे मैं तुम्हें अपने ऑफिस में देखना चाहता हूं, समझ गए? स्लेयर की आवाज आई। यस सर, पॉइंटर ने धीरे से फोन रख दिया। वो अपने लरसते हुए हाथों को घूर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने हथेलियां बंद करके खोली। पॉइंटर जानता था कि अब वो एक मुर्दा आदमी है। अगर वो वापस नहीं जाता है तो वो इसके पीछे आएंगे। माइकल ने शेरिफ ऑफिस में ही एक कमरा अपने लिए मुंतखब कर लिया। उसे कोई 6ठी मरतबा शेरिफ की दी हुई तस्वीर का जायजा लिया। नॉर्थन ने ऐसी रवां शूटिंग क्यों कर और कहां सीखी? ये मुमकिन नहीं है। ना ही तस्वीर में उसे फायरिंग करते दिखाया गया था। वो सिर्फ फरार होता हुआ नजर आ रहा था। वो सख्त हरासा था। आसार और शवाहिद बज़ाहिर नाकाबिले दीद थे, तहाँ माइकल का दिमाग कायल नहीं हो पा रहा था। माइकल ने पैड पर लिखना शुरू किया। नॉर्थन के पास गन कहां से आई? नॉर्थन ने अपनी दूसरी पनाहगाह लिटिल लदकी ट्रिपल से रिवॉल्वर हासिल किया था। वो रिवॉल्वर पुलिस के कब्जे में था। फिर दूसरी गन उसने कहां छुपाई हुई थी, जबकि हवालात में डालने से कबल उसकी अच्छी तरह तलाशी ली गई थी? नहीं, दूसरी गन उसके पास नहीं थी। माइकल ने आखिरी सतह के नीचे लकीर खींच दी। शिफ्ट नॉर्थन के सेल के करीब हलाक हुआ था। जाहिर है कि वो पहले मारा गया, लेकिन नॉर्थन ने पुलिस ऑफिसर से गन कैसे छीन ली? नामुमकिन। हवालात के सामने वाले हिस्से में डेस्क पर वॉट्स मौजूद था। अगर नॉर्थन शिफ्ट को मारकर भागा तो वो वॉट्स के सामने से गुजरा होगा। दूसरे वॉट्स ने धमाके की आवाज पहले ही सुन ली होगी। निहायत अहम सवाल था कि वॉट्स ने कोई रद्देअमल जाहिर क्यों नहीं किया? वो अपनी कुर्सी में ही मौजूद था और इसे वहीं गोली मारी गई। 2 गोलियां क्यों मारी गई? एक बिल्कुल करीब से और दूसरी कदरे फासले से, जबकि तस्वीर में नॉर्थन गैर मुसल्ला था और सीधा बाहर की जानिब भागा जा रहा था। अगर सेल की जानिब से फायरिंग की आवाज सुनाई देती तो ये कैसे मुमकिन है कि वॉट्स अपनी नशिस्त पर आराम कर रहा और एक बच्चे के हाथों इत्मीनान से गोलियां खाकर राहिए अदम हुआ? टोटल शिट। माइकल ने शेरिफ के एक आदमी को साथ दिया और वॉच डेस्क पर आ गया। ओके, वो वॉच डेस्क के पीछे चला गया। तुम वॉट्स की जगह यहां बैठो, माइकल ने पुलिस एहलकार से कहा। उसे हिलाकर रह गया। तुम्हें नॉर्थन के सेल की जानिब से फायर की आवाज आई है, तुम क्या करोगे? जाहिर है मैं जायजे के लिए उठकर जाऊंगा, उसने कहा। तुम्हारी गन होल्स्टर में होगी? जाहिर है नहीं, मेरे हाथ में होनी चाहिए, कांस्टेबल ने कहा। माइकल ने सर हिलाया। तो फिर वॉट्स अपनी जगह से क्यों नहीं हिला और उसका रिवॉल्वर उसके होल्स्टर में क्यों था? पुलिस एहलकार ने बेबसी से शाने उचकाए। माइकल की पेशानी पर शिकनों का जाल नमूदार हो गया। वॉट्स को पहली गोली बहुत करीब से मारी गई। जो कोई था वो वॉट्स का जानने वाला था या फिर पुलिस वाला था। वॉट्स को हिलने का मौका भी नहीं मिला। अहम तरीन बात यह है कि पहले वॉट्स को मारा गया था। माइकल की आवाज में एतमाद झलक रहा था। सादा सी मंतक है। पुलिस एहलकार हवन्नक दिखाई दे रहा था। शिफ्ट सुबह किसी काम से इत्तफाकन वहां आया और वॉट्स की हालत देखकर रिवॉल्वर हाथ में लेकर अंदरूनी जाने पड़ा। माइकल इस तरह तज्जिया पेश कर रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने फिल्म चल रही हो। शिफ्ट बाद में मारा गया, समझ रहे हो ना? कुछ पुलिस वाले ने कहा। कुछ वक्त के लिए कमरे में सकूत तारी था। तस्वीर अभी तक माइकल के हाथ में थी। शिफ्ट का रिवॉल्वर कहां था?
अचानक माइकल ने सवाल किया। होल्स्टर में? पुलिस वाले ने कहा। वो मारा। माइकल की आवाज बुलंद हो गई। उसके जहन में झमाका हुआ। वो लोग अब तक नॉर्थन के फरार को शवाहिद की रोशनी में गलत जाविये से देख रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने नॉर्थन को कातिल फर्ज किया हुआ था। इसलिए 2 पुलिस वालों के कत्ल की तफ्तीश ही नहीं हुई। माइकल को यकीन था कि शिम्ट के बदन से जो गोली बरामद होगी वो शिम्ट के रिवॉल्वर की नहीं हो सकती। जो कोई भी था, उसका टारगेट पुलिस वाले नहीं, बल्कि वो असल कातिल के टारगेट के रास्ते में आ गए थे, और टारगेट था नॉर्थन। यानी नॉर्थन इस वक्त पहले से ज्यादा खौफनाक सूरत हाल से दो चार था। माइकल उछल पड़ा। दोस्त, फौरन मेरी शेरिफ से बात कराओ। हैकिंस के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। माइकल की पेशकदा हिटमैन की थ्योरी ऐसा ही चौंका देने वाली थी। हैकिंस, जरा सोचो,